नमस्कार दोस्तों। केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं और उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको हम डेली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो किस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि पेन्नौर नदी जल विवाद में कौन से दो राज्य शामिल हैं। साथियों, आपके ऑप्शन है बिहार और झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, या ऑप्शन डी केरल और तमिलनाडु। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु और कर्नाटक। आइए इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। पेन्नौर नदी, जिसे दक्षिण पेन्नौर नदी भी कहा जाता है, यह तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहती है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ियों से ये उत्पन्न होती है। उत्तर और पूर्व दिशाओं में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से बहकर यह बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। जो नदी का जो बेसिन है वो 16,019 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 77 जो परसेंट है वो तमिलनाडु से बहकर निकलता है। आइए इसकी सहायक नदी भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सहायक नदी चिन्नार, मारकंडा, विनियार, पंबन शामिल हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। भारत में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया जाएगा। आपके ऑप्शंस है 20 नवंबर से 24 नवंबर, 25 नवंबर से 29 नवंबर, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर, या 10 दिसंबर से 14 दिसंबर। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पहल में क्या होता है कि जो विमानन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे सप्ताह भर सारी गतिविधियां होती हैं, ताकि विमानन सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो उससे रिलेटेड क्या क्या सिक्योरिटीज़ होती है, क्या क्या मेजर हमें लेना होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पर एएआई के अध्यक्ष विपिन कुमार भी शामिल थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एएससीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथियों, आपके ऑप्शंस हैं 1985, 1990, 2001 और 2005। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1985। आइए इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। यह गैर लाभकारी स्वैच्छिक स्वनियामक निकाय है। एएससीआई टीवी, प्रिंट और ऑनलाइन सहित विभिन्न मीडियाओं में शिकायत की जांच करता है। लाइक एग्जाम्पल कि टीवी और प्रिंट और ऑनलाइन पे कोई विज्ञापन आ रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होती है, शिकायत होती है, तो उसके बारे में ये जांच करता है और उसके बाद अपने फैसला देता है। 18 जून 2024 से भारत में नए टीवी विज्ञापनों के लिए एएससीआई का कोड का अनुपालन करना अनिवार्य है। मतलब इस दिनांक से इसका अनुपालन करना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। एएससीआई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह विज्ञापन स्वनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद आईसीएएस का हिस्सा भी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शंस है वाराणसी, भोपाल, शिलोंग और कोलकाता। साथियों, आपके उत्तर का मैं वेट कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसका आंसर दें। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराणसी। आइए जरा इस सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो उद्घाटन है शिवराज सिंह चौहान ने किया है। जैसा कि आपको पता है, शिवराज सिंह चौहान अभी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। वाराणसी में ARRI और सार्क में 28 से 30 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन होगा। इस सम्मेलन में विशेषज्ञ होते हैं, नीति निर्माताएं होते हैं और उद्योग जगत के प्रमुख, शोध विद्वानों और किसानों सहित 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस सम्मेलन में जो भी बीज से रिलेटेड विशेषज्ञ हैं, जो नीति को बनाते हैं, उद्योग जगत के जो प्रमुख हैं, किसान हैं और जो R&D करने वाले, वो सब मिल के इसमें शामिल होते हैं और इसमें प्रमुख जो मुद्दे होते हैं
कि हम उस पर कैसे प्रगति आगे कर सकें, क्या हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड विचार विमर्श यहाँ पर होता है इस सम्मेलन में। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि समाचारों में रहा ई दाखिल पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं पशुधन, खाद्य प्रसंस्करण, उपभोक्ता शिकायतें और आयकर। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपभोक्ता शिकायतें। आइए एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई दाखिल पोर्टल को देश भर में सफलतापूर्वक लागू किया है। ठीक है, ई पोर्टल को देश भर में लागू किया गया है। किस लिए? उपभोक्ता मामलों के लिए। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चालू है। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। अब यह पोर्टल उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का एक कम लागत वाला, त्वरित और परेशानी मुक्त तरीका प्रदान करता है। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन में क्या होता था, अगर मुझे कोई शिकायत है तो उसके लिए मुझे एक लिखित में कंप्लेंट देना होती थी और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता था, समय भी लगता था, ऑफिसों के चक्कर भी काटने पड़ते थे। बट जब से ये पोर्टल आया है तो हम त्वरित, ना हमें किसी से मिलना है, ना किसी हम ऑफिस वाले से बात करना है, डायरेक्ट हम खुद जाकर पोर्टल पे कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। ई दाखिल एक पारदर्शी कागज रहित शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। जोरवा जनजाति प्रमुख रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं लक्षद्वीप, असम, अंडमान और निकोबार आइलैंड और मणिपुर। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये पहली बार है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जोरवा जनजाति के 19 सदस्यों को भारत की मतदाता सूची में शामिल किया गया है। ये बड़े गर्व की बात है। और जोरवा जो जनजाति है एक स्वदेशी जनजाति है और ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये अंडमान द्वीप के समूह में मध्य और दक्षिण के बीच में। जंगली जनजाति के वंशज हैं ऐसा माना जाता है। अपने मजबूत स्वास्थ्य और शारीरिक कद के लिए इनको जाना जाता है, ये इनकी खासियत होती है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहरीन के मनामा में आयोजित प्रथम विश्व पेरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता? आपके ऑप्शंस हैं मीनाक्षी जोशी, रिंचेन न्यूडॉल, अंजलि श्रीवास्तव और सौम्या चक्रवर्ती। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिंचेन यूडॉल। आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 23 देशों के बीच में 140 एथलीटों की वरिष्ठ महिला श्रेणी में खेलते हुए रिंचेन ने एक शानदार प्रदर्शन किया। वहीं ताइक्वांडो में ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये लद्दाख की पहली एथलीट बनी है। ये बहुत गर्व की बात है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाल ही में गुलवीर सिंह ने जापान में 2024 हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मिट में कौन सा पदक जीता? आपके ऑप्शन है रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जो उत्तर है वो स्वर्ण है, ऑप्शन बी। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। भारत के गुलवीर सिंह ने हाचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस 2024 एथलेटिक्स में मीट में पुरुष की 10,000 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। साथियों, जापान का एक शहर है हचियोजी, वहाँ पर ये टूर्नामेंट चल रहे थे और उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? भारत के गुलवीर सिंह ने। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिजोरम के नवनियुक्त मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन हैं खिल्लीराम मीणा, अनिरुद्ध मोहन, कैलाश कुमार, विनय सिन्हा। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है खिल्लीराम मीणा जी हैं, जिनको अभी नवनियुक्त मुख्य सचिव का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। और इनकी नियुक्ति किसने की है? केंद्र सरकार द्वारा की गई है। मिजोरम की राजधानी आप सभी को पता होगी, आइजोल है। और इसके पहले जो इस पद पे थी उनका नाम रेणु शर्मा है।
और खिल्लीराम मीणा जी हैं, इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, तो आपको बताना है कहाँ पे चल रहा है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, पटना, कुरुक्षेत्र या उज्जैन। सो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में ये चल रहा है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये चल रहा है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये चलेगा आयोजन। और इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो ये कि भगवत गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा देना। ऐसे कार्यक्रम क्या करते हैं कि हमारे जो जो पुराने टेक्स्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी शिक्षाओं को और फैलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम और इनका आयोजन किया जाता है। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भगवत गीता के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिलेगी और वो और ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कैलाश मकवाना को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसके उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मकवाना जी की नियुक्ति की मंजूरी दी है और ये 1 दिसंबर को अपना पदभार संभालेंगे। और इसके पहले इस पद पे कौन काम कर रहा था? सुधीर सक्सेना जी इस पद पर काम कर रहे थे एज ए डीजीपी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। हाल ही में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं 54, 82, 67 या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह अवार्ड किस लिए दिया जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? युवा कलाकारों को दिया जाता है उसमें विशेष उपलब्धि करने के लिए। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन है? ये एक शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और इनसे सम्मान इनको मिला है। ठीक है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 82 ऐसे कलाकार हैं, 82 ऐसे कलाकार हैं जिनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह आयोजन नई दिल्ली में 22 नवंबर को हुआ है और इसको संगीत नाट्य अकेडमी ने शुक्रवार को 5 श्रेणी में मंच कला के कुल 82 कलाकारों को वर्ष 2023, 22 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल या उपेंद्र द्विवेदी। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, उपेंद्र द्विवेदी जी। इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं। और ये किस लिए किया है? जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो अधिकारी हैं उनको परीक्षण किए जाने के लिए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, मतलब उनको ट्रेनिंग देने के लिए। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का 28 नवंबर को नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। कौन सी दिनांक को? 28 नवंबर को नई दिल्ली में। थल सेना की श्रेणी ए के 17 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के 96 जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इस प्लेटफॉर्म पे होस्ट किए गए ताकि जो हमारे अधिकारी हैं उनको अच्छे से ट्रेन कर सकें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? ठीक है, ये एक तरह का पुरस्कार होता है जो फिल्मों के लिए दिया जाता है। आपके ऑप्शन है लंपन, क्रॉसिंग, टॉक्सिक या ड्राई सीजन। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, टॉक्सिक मूवी को ये अवार्ड मिला है।
आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कौन सा संस्करण था इसका? 55th। ओके। सो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2024 का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सेले पिलोवाइट द्वारा निर्देशित लुथियानी मूवी है ये, टॉक्सिक मूवी को दिया गया है। ओके, एक ये लुथियन मूवी है जिसको मिला है। अभी जो टॉक्सिक मूवी है इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि ये मूवी जो स्लम लोग होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो उनके संघर्ष की कहानी के ऊपर ये मूवी है, बचपन से लेके कि क्या क्या उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्या क्या वो संघर्ष करते हैं, उसके ऊपर ये बनी हुई है टॉक्सिक मूवी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है 55वां, ये कहाँ पे हुआ है? ये गोवा में हुआ है। ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में महिला के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 23 नवंबर, 25 नवंबर, 24 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, 25 नवंबर को ये दिवस मनाया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए यूनाइटेड अभियान चलाया गया था। कब? 2008 में। और भारत सरकार द्वारा महिला की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला एआई डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? मतलब किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है कनाडा, भारत, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। एआई डेटा बैंक का मतलब क्या हो गया कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उसका पहला डेटा बैंक किस कंट्री ने लॉन्च किया है, हमें ये बताना है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भारत ने अपना पहला एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक की शुरुआत की है। हमारा पहला एआई डेटा बैंक है। नवाचार को बढ़ावा देने, नवाचार से मतलब यहाँ पे इनोवेशन है, तो नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है, ताकि इनोवेशन और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में हमने ये डेटा बैंक बनाया है, ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। और ये किसके लीडरशिप में हुआ है, ये किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एसोचैम एआई लीडरशिप मीट में 2024 की जो मीटिंग होती है उसमें इसको किया है लॉन्च। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि मंत्री के रूप में किसे नामित किया है? पहला ऑप्शन है सूजी विल्स, स्कॉट बेसेंट, ब्रुक्स रोलिंग या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी शो हो रहा है। इसका सही उत्तर है सी, ब्रुक्स रोलिंग। सो ब्रुक्स रोलिंग्स को 33वें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के कृषि सचिव के रूप में सेवा देने के लिए ट्रंप ने नामित किया है। और ट्रंप ने अमेरिकी किसानों, खाद्य आत्मनिर्भरता और कृषि निर्भर छोटे शहरों का समर्थन करने के लिए रोलेंस के अनुभव और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है। उसी के आधार पे, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पे इनको नामित किया गया है। सो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था साथियों। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं उनको हम डेली डिस्कस करेंगे सेम टाइम पर। तो कल फिर मिलते हैं साथियों, बाय।